बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे सेल के बाद, दैट इज गिफ्ट। अंडर सेक्शन 122 गिफ्ट हैज बीन डिफाइंड। अब जनरली गिफ्ट से मुराद क्या है? गिफ्ट जितना जनरली आपने आज तक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी पढ़ा है। गिफ्ट से मुराद कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसके अंदर एक शख्स, जिसको हम सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डोनर। डोनर जो है, जो गिफ्ट कर रहा होता है, वो अपनी मर्जी से किसी दूसरे शख्स को, जिसको कहते हैं डोनी, कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, हिब्बे के तौर पे देता है, उसको उर्दू में हिब्बा कहते हैं। लेकिन गिफ्ट और सेल में जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज कंसिडरेशन। सेल के अंदर जैसा कि हमने पढ़ा, देखा कि सेल के अंदर कंसिडरेशन अमाउंट मौजूद होती है इन द शेप ऑफ मनी। या एक्सचेंज है अगर, तो एक्सचेंज के अंदर कंसिडरेशन अमाउंट मौजूद होती है इन द शेप ऑफ अदर प्रॉपर्टी। लेकिन गिफ्ट के अंदर कंसिडरेशन अमाउंट मौजूद नहीं होती। गिफ्ट प्योरली ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। कोई भी डोनर, कोई भी शख्स गिफ्ट करता है प्रॉपर्टी किसी दूसरे को, जिसको डोनी कहते हैं। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसमें किसी किस्म की कोई कंसिडरेशन अमाउंट शामिल नहीं होती। गिफ्ट की डेफिनेशन हमारे पास अवेलेबल है जी, अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सबसे पहले डेफिनेशन हम इसकी करेंगे। Definition. So gift has been defined as, gift is the transfer of certain existing movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person called the donor to another called the donee and accepted by or on behalf of the donee. गिफ्ट क्या है? गिफ्ट अंडर सेक्शन 122 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वो कहते हैं कि गिफ्ट ट्रांसफर है। देखिए एक चीज हमेशा याद रखनी है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ते हुए, चाहे हम सेल पढ़ें, चाहे गिफ्ट पढ़ें, चाहे एक्सचेंज पढ़ें, चाहे लीज पढ़ें, चाहे मॉर्गेज पढ़ें, चाहे एक्शनेबल क्लेम पढ़ें, जो भी हम मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसके अंदर हमेशा जो पहली चीज उसकी डेफिनेशन में होगी वो क्या होगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी इसके अंदर ट्रांसफर अंडर द मीनिंग ऑफ सेक्शन 5, जो सेक्शन 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल हो रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी। तो गिफ्ट के अंदर भी सबसे पहली चीज क्या है? गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ, यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी मुंतकिल हो रही है सर्टेन एग्जिस्टिंग। कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है? जो सर्टेन भी है और एग्जिस्टिंग भी है। सर्टेन से मुराद स्पेसिफिक कैटेगोरिकल प्रॉपर्टी कोई मुंतकिल हो रही है। एग्जिस्टिंग से मुराद कि आज प्रेजेंटली वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट भी कर रही है, कोई फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं कि कल को मैं एक घर बनाऊंगा वो आज तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं। नहीं, आज मेरे पास ये घर है और मैं गिफ्ट कर रहा हूं। दिस इज एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हो सकती है जी? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों इसमें शामिल हैं इस गिफ्ट के अंदर। मेड वॉलंटरली। व्हाट इज मेंट बाय वॉलंटरली? वॉलंटरली कहते हैं जो काम आप अपनी आजाद मर्जी, अपनी अनफेटर्ड विल से करते हैं, जिसके अंदर किसी दूसरे की कोई प्रेशर या इन्फ्लुएंस, कॉशन, किसी का कोई अमल दखल नहीं होता। तो वॉलंटरली ये होगा। एंड विदाउट कंसिडरेशन, और गिफ्ट के अंदर किसी भी तरह से कंसिडरेशन शामिल नहीं होगी। ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन ही जाएगा। ओके, बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनी। गिफ्ट करेगा कौन? डोनर। बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर। किसने गिफ्ट करना है? डोनर ने। टू अनदर पर्सन कॉल्ड द डोनी। किसको गिफ्ट करेगा? किसी दूसरे शख्स को, जिसको क्या कहते हैं? डोनी कहते हैं। एंड एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी, और वो गिफ्ट या तो डोनी खुद एक्सेप्ट करेगा या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा शख्स भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है।
जनरली दिस इज डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट। अब ये जो डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट है इसके हम एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं सारी बातों को एसेंशियल्स में वन बाय वन लिख के डिस्कस करेंगे और पेपर में भी हम इन एसेंशियल्स को अलग से हेडिंग वाइज लिख के एक्सप्लेन करेंगे। सो नंबर 1 इज ट्रांसफर। सबसे पहले गिफ्ट के अंदर जरूरी चीज क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी इसके अंदर प्रॉपर्टी का किसी एक शख्स से किसी दूसरे शख्स की तरफ मुंतकिल होना जरूरी है। वो ट्रांसफर भी कौन सी ट्रांसफर? जो सेक्शन 5 के तहत हम पढ़ के हैं, जिसमें हमने कहा है कि ट्रांसफर इज डिफाइंड एज वेयर वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स या कन्वेज प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफर उसी सेंस में सेक्शन 5 की ही सेंस में डिस्कस की जाएगी, एक्सप्लेन की जाएगी। नंबर 2 is certain and existing property। जैसा कि मैंने भी कहा, एक चीज सर्टेनिटी के हवाले से, सर्टेनिटी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है, एसेंशियल है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अपना घर आपको गिफ्ट कर रहा हूं, दिस इज नॉट अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट या सर्टेन गिफ्ट बिकॉज द प्रॉपर्टी इज नॉट सर्टेन। अगर प्रॉपर्टी सर्टेन नहीं है, अगर उसमें उस घर का एड्रेस कोई खसरा खेवट खतूनी मेंशन नहीं है, कोई मौजा नहीं बताया, या मैंने उस घर का प्रॉपर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, तहसील ये चीजें नहीं बताई, then that is not a certain कॉन्ट्रैक्ट या सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लैक कर रही है। तो सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स या प्रॉपर्टी का सर्टेन होना मैंडेटरी है किसी भी वैलिड गिफ्ट के लिए। नंबर 2, इसी बात के अंदर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी इज आल्सो मैंडेटरी। अगर प्रॉपर्टी आज इन एग्जिस्टेंस नहीं है तो फिर गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। आज अगर मेरी मलकियत में जो चीज मौजूद है मैं सिर्फ उसी के हवाले से गिफ्ट कर सकता हूं। आज अगर मेरी मलकियत में कोई चीज मौजूद नहीं है तो मैं उसके हवाले से फ्यूचर गिफ्ट नहीं कर सकता, वो वैलिड गिफ्ट नहीं होगा। नंबर 3 इज मेड वॉलंटरीली। गिफ्ट के लिए ये भी जरूरी है कि गिफ्ट वॉलंटरीली किया जाएगा। अब वॉलंटरीली करने से क्या मुराद है कि गिफ्ट अपनी आजाद मर्जी और रजामंदी से किया जाएगा। इसमें कंसेंट ऑफ डोनर बिल्कुल अनफेटर्ड होनी चाहिए, कंसेंट ऑफ डोनर बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, उसकी अपनी आजाद मर्जी और रजामंदी होनी चाहिए फॉर मेकिंग अ वैलिड गिफ्ट। अगर कहीं से भी इस चीज को साबित कर दिया जाए कि जो डोनर था जिसने गिफ्ट किया उसकी आजाद मर्जी उस गिफ्ट में शामिल नहीं थी, then that gift will not be a valid gift। जो चीज मैंडेटरी है वो आजाद मर्जी, आजाद या फ्री कंसेंट डोनर की मैंडेटरी है फॉर अ वैलिड गिफ्ट। नेक्स्ट सी विदाउट कंसिडरेशन। Without consideration, what is consideration? Consideration is what you are getting in exchange in any contract। वो बेनिफिट जो आप एक्सचेंज में हासिल कर रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब गिफ्ट के अंदर कंसिडरेशन किसी भी तरह से मौजूद नहीं होगी, चाहे वो कंसिडरेशन इन द शेप ऑफ मनी है, चाहे वो कंसिडरेशन इन द शेप ऑफ अदर प्रॉपर्टी है, चाहे वो कंसिडरेशन इन द शेप ऑफ सर्विसेज है। किसी भी सूरत में गिफ्ट में कंसिडरेशन नहीं हो सकती। अगर कंसिडरेशन मौजूद हो तो वो गिफ्ट नहीं रहेगा, इट विल अमाउंट टू सेल और एक्सचेंज। विदाउट कंसिडरेशन हमेशा एक वैलिड गिफ्ट किया जाएगा या वैलिड गिफ्ट होगा। नेक्स्ट इज डोनर एंड डोनी, या आप इस हेडिंग को ऐसे भी लिख सकते हैं पार्टीज
इन अ गिफ्ट। तो इस गिफ्ट के अंदर दो पार्टीज होती हैं जी, एक डोनर और दूसरा डोनी। एक्सप्लेन कैसे करेंगे आप? डोनर के हवाले से आप लिखेंगे द पर्सन हु इज मेकिंग द गिफ्ट इज कॉल्ड द डोनर। जो शख्स गिफ्ट प्रॉपर्टी कर रहा है उस शख्स को हम क्या कहेंगे? दैट पर्सन इज अ डोनर। और जिस शख्स को प्रॉपर्टी गिफ्ट की जा रही है, टू whom the property is being gifted, that person is called the donee. These are parties to the gift. और गिफ्ट के अंदर दो ही पार्टीज हैं, डोनर एंड डोनी। नेक्स्ट इज पर्सन कंपिटेंट। ये सेटिंग को थोड़ा बेहतर कर लें। पर्सन कंपिटेंट टू गिफ्ट। अब जो शख्स गिफ्ट कर रहा है उसकी कंपिटेंसी होना भी जरूरी है। कंपिटेंसी वही कंपिटेंसी है which is competent to contract, यानी that person must be a major person, that person must be a sane person, बालिग होना चाहिए, 18 साल से उम्र ज्यादा हो, दिमागी तवाज़ुन ठीक हो और कानून ने उसके ऊपर कोई भी कदगन या बार ना लगाई हो, तब वो शख्स गिफ्ट वैलिडली कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट कीजिए 6 के बाद 7, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब गिफ्ट के अंदर दोनों प्रॉपर्टी शामिल हैं, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी हो, मनकूला या गैर मनकूला, चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। दोनों प्रॉपर्टीज के हवाले से अंडर सेक्शन 122 वैलिड गिफ्ट किया जा सकता है या वैलिड गिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट लास्ट एसेंशियल एक्सेप्टेंस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी। अब ये भी जरूरी है गिफ्ट के लिए कि गिफ्ट जब किया जाएगा तो गिफ्ट की एक्सेप्टेंस इन द लाइफ टाइम ऑफ डोनर होना जरूरी होती है। जब तक के डोनर की जिंदगी है, उसकी जिंदगी के दौरान जब उसने गिफ्ट किया, डोनी के लिए जरूरी है कि वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करे खुद, चाहे खुद एक्सेप्ट करे, चाहे उसके बिहाफ पे कोई दूसरा, उसका कोई गार्डियन या एजेंट, कोई भी नॉमिनेटेड बंदा उसके बिहाफ पे एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर एक गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया गया या एक्सेप्ट नहीं हुआ, डोनी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट नहीं कहलाएगा, वो गिफ्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक्सेप्टेंस बाय और ऑन बिहाफ ऑफ डोनी इज मैंडेटरी, दैट इज the touchstone to execute a gift, a gift deed. Okay, this is the section 122. Definition के बाद ये essentials हमने extract कर लिए section 122 से। अब actually gift की definition या essentials की हद तक section 122 relevant section है, लेकिन जब टॉपिक आएगा तो वो टॉपिक में आप सिर्फ इतनी बात नहीं लिखेंगे, टॉपिक एक्चुअली आपका जाएगा सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 128 तक। तो वो सारी बातें हमें इसमें डिस्कस करनी है। अब आगे चलेंगे हम सेक्शन 123 के ऊपर, ये सेक्शंस पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। Okay जी, section 123 जी, it says about transfer, how affected under section 123। तो मैं ये section पढ़ूंगा सबसे पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सेक्शन कहता है जी, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट
immovable property. The transfer must be effected by a registered instrument signed by or on behalf of the donor and attested by at least 2 witnesses. तो पहली बात इसमें क्या है, इसी के अंदर सब हेडिंग आप बनाएंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसमें लिखना क्या है कि अगर गिफ्ट किया गया इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का गिफ्ट सिर्फ किस तरीके से हो सकता है, थ्रू रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट आप उस गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाएंगे, तभी वो गिफ्ट एग्जीक्यूट हो सकता है, तभी वो हिब्बे की रजिस्ट्री करवाना जरूरी होगी, तभी वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट कहलाएगा। आगे वो कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी the transfer may be effected either by registered instrument signed as aforesaid or by delivery। तो पहली बात थी मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरी बात मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल के हवाले से हमने क्या कहा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, और मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से चाहे रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हो चाहे ना हो, सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन हो, तो भी मूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट मूवेबल प्रॉपर्टी में होना जरूरी नहीं है। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो चीज मैंडेटरी है दैट इज डिलीवरी ऑफ पोजेशन। उस मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा दूसरे शख्स को, डोनी को दे देना ही जरूरी है, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कराने की। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास है जी, दैट इज gift of existing and future property under section 124। section 124 पहले पढ़ते हैं चीज। section 124 says gift of existing and future property, a gift comprising both existing and future property is void as to the latter। देखिए कोई भी गिफ्ट कंप्राइजिंग कहते हैं मुश्तमिल होने को, कोई भी गिफ्ट जो आज प्रेजेंट की किसी प्रॉपर्टी पे भी मुश्तमिल है और फ्यूचर की प्रॉपर्टी के ऊपर भी मुश्तमिल है, तो ऐसा गिफ्ट वॉइड होगा फ्यूचर प्रॉपर्टी की हद तक, और प्रेजेंटली आज जो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है उसकी हद तक वैलिड होगा। अभी एसेंशियल्स में भी हम ये बात पढ़ के आए हैं, ये बात करके आए हैं कि गिफ्ट के लिए जरूरी क्या है, गिफ्ट के लिए जरूरी है कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही हो। एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के हवाले से गिफ्ट हो सकता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी के हवाले से गिफ्ट नहीं हो सकता। इसी पॉइंट की एक एग्जांपल लिखते हैं ताकि आप इसको पेपर में एक्सप्लेन इजीली कर सकें। ए ने एक गिफ्ट किया बी को एक घर जो आज एग्जिस्ट कर रहा था, हाउस नंबर XY, और साथ इसने कहा कि मैं कल को एक प्लॉट खरीदूंगा, फ्यूचर प्लॉट, और उसी गिफ्ट डीड के अंदर उसने कहा कि वो भी मैं तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूं। अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो गिफ्ट था टू द एक्सटेंट ऑफ हाउस जो आज एग्जिस्ट कर रहा है और एक ही मलकियत है, इस हद तक ये गिफ्ट वैलिड है और ये गिफ्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये घर ट्रांसफर हो जाएगा इन द नेम ऑफ डोनी बी। लेकिन जो फ्यूचर प्लॉट है जो आज ए के पास मौजूद नहीं है, जो आज ए ने बनाया नहीं है, जो आज ए ने खरीदा नहीं है, इस हद तक ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो गिफ्ट है, इस हद तक वॉइड होगी। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की हद तक ये ट्रांजैक्शन वैलिड ट्रांजैक्शन रहेगी और एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की हद तक उसको वॉइड करार नहीं दिया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्रॉपर्टी की हद तक वो ट्रांजैक्शन, वो गिफ्ट वॉइड कंसीडर होगा, एग्जीक्यूटेबल। नेक्स्ट सेक्शन 125। इन सेक्शंस की आपने एक्चुअली हेडिंग्स बनानी है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसकी खुद लिखेंगे
मैं समझा इसीलिए रहा हूं कि आप इसको एक्सप्लेन खुद करने के काबिल हो जाए। नेक्स्ट इज सेक्शन 125। Give to several of whom one does not accept. Give to several of whom one does not accept. Section 125 क्या कहता है? A gift of a thing to two or more donees of whom one does not accept it is void as to the interest which he would have taken had he accepted. जहां पे भी एक डोनर ने एक से ज्यादा डोनीज के नाम पे कोई गिफ्ट किया और उन डोनीज में से किसी एक डोनी ने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो गिफ्ट सिर्फ उस डोनी की हद तक वैलिड गिफ्ट नहीं रहेगा और बाकी डोनीज की हद तक वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट कंसीडर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए बीइंग डोनर, इसने एक गिफ्ट डीड बनाई जिसके अंदर इसके कोई ही ओन्स 3 हाउसेस और एक ही गिफ्ट डीड के अंदर इसने एक घर बी को, दूसरा सी को और तीसरा डी को दे दिया। जो घर बी को दिया उसका नंबर था x, इसका y और इसका z। अब डी ने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, डी ने कहा मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो डी की हद तक जो हाउस नंबर जी था ये वापस चला जाएगा ए के पास और ए की ही मलकियत में रहेगा। लेकिन जो बी और सी की हद तक हाउस नंबर एक्स और वाई था वो कॉन्ट्रैक्ट या वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट रहेगा और वो उनकी हद तक उस गिफ्ट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा और वो गिफ्ट यानी वो जो भी घर उनको मिल रहा है वो उनको मिलेगा उस गिफ्ट के अंदर। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर एक से ज्यादा डोनीज हैं तो जो डोनी उस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं करेगा सिर्फ उसकी हद तक वो कॉन्ट्रैक्ट या वो गिफ्ट खत्म हो जाएगा, अवॉइड हो जाएगा, बाकी डोनीज की हद तक वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जी, दैट इज सेक्शन 126। Section 116, when a gift may be suspended or revoked. Section पढ़ेंगे पहले फिर समझते हैं। The donor and donee may agree that on the happening of any specified event which does not depend on the will of the donor, a gift shall be suspended or revoked, but a gift which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor is void wholly or in part, as the case may be. A gift may also be revoked in any case, save want or failure of consideration in which it were a contract, it might be rescinded. Okay जी, अब बात क्या कह रहे हैं? बात ये कह रहे हैं कि जहां पे डोनर ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की डोनी को, अंडर सेक्शन 126 ये बात हम कर रहे हैं, और उसके अंदर डोनर और डोनी दोनों ने ये कंसेंट दी इस चीज के ऊपर, दोनों एग्री हुए कि अगर कोई एक खास इवेंट कल को हुआ और वो इवेंट डोनर और डोनी दोनों की कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसा कोई भी इवेंट या मामला या हादसा या कोई भी वाकया होने की वजह से हम इस गिफ्ट को खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई भी बात डोनर और डोनी आपस में तय कर लें तो जब वो वाकया हो जाएगा तो फिर जब वो इवेंट हो जाएगा, ऑन द अकरेंस ऑफ दैट इवेंट, उसके बाद वो गिफ्ट रिवोक या सस्पेंडेड तस्वुर होगा। लेकिन अगर ये सारी की सारी बात सिर्फ और सिर्फ डोनर के ऊपर हो कि डोनर की कंसेंट सिर्फ उसमें शामिल हो और डोनी की कंसेंट शामिल ना हो,
तो फिर वो गिफ्ट तब रिवोक या सस्पेंड नहीं हो सकता है। जो रेलेवेंट पोर्शन लिखा है बट अ गिफ्ट which the parties agree shall be revocable wholly or in part at the mere will of the donor। यानी अगर ऐसा कोई भी गिफ्ट है जिसके रिवोक या सस्पेंड होने का सारा जो डिपेंडेंसी है वो डोनर की ख्वाहिश या विल के ऊपर चली जाए, तो फिर वो जो गिफ्ट की रेवोकेशन है वो वैलिड रेवोकेशन नहीं होगी और वो गिफ्ट रिवोक या सस्पेंड नहीं हो सकता। इस पॉइंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लिखते हैं। ए ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की बी को, और साथ फॉर एग्जांपल थी कोई एग्रीकल्चरल लैंड थी। साथ में ए ने बी को कहा कि अगर तुम इफ यू डाइज विदाउट एनी लीगल हेयर या डिसेंडेंट, अगर तुम इंतकाल कर जाते हो और जब तुम्हारा इंतकाल होता है तुम्हारा कोई लीगल हेयर नहीं है या तुम्हारा कोई डिसेंडेंट नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो इस सूरत में ये जो गिफ्ट है दिस गिफ्ट विल बी रिवोक्ड और ये प्रॉपर्टी वापस मेरे पास आ जाएगी। बी ने एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ गिफ्ट इस कंडीशन के हवाले से कंसेंट दे दी और इसने कहा कि अगर एट द टाइम ऑफ माय डेथ या एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ द डोनी अगर मेरे घर में औलाद ना हुई, मेरे लीगल हेयर्स ना हुए, मेरे डिसेंडेंट्स ना हुए, तो फिर ये प्रॉपर्टी बेशक तुम्हारी तरफ वापस जाए, गिफ्ट रिवोक हो जाए। नाउ दिस इज अ वैलिड सिचुएशन। सारी की सारी सिचुएशन एक वैलिड सिचुएशन है। इसके अंदर जो गिफ्ट पहले हुआ है एग्रीकल्चरल लैंड का वो वैलिड गिफ्ट है। कंडीशन दोनों के कंट्रोल से बाहर है, ना ए के कंट्रोल में है ना बी के कंट्रोल में है। और इस सिचुएशन में अगर इफ बी डाइज विदाउट एनी डिसेंडेंट तो फिर इसकी रेवोकेशन भी वैलिड है और ये गिफ्ट रिवोक हो जाएगा। और अगर दोनों के दरमियान टर्म ये थी कि ये वापस मेरे पास रीट्रांसफर होगा, डोनर के पास ट्रांसफर होगा, तो फिर वो गिफ्ट वापस ट्रांसफर हो जाएगा टुवर्ड्स डोनर। आई होप ये सेक्शन समझ आ गया। हाँ, एक बात जो लास्ट में हमने की थी कि अब अगर ए ने यही कंडीशन लगाई और बी ने इस कंडीशन के ऊपर अपनी कंसेंट नहीं दी एंड इफ बी डाइज विदाउट एनी डिसेंडेंट इवन, तो बी ने कंसेंट नहीं दी थी, ये कंप्लीट सिचुएशन डिपेंडेंट है ऑन द विल ऑफ द डोनर, तो ये वैलिड रेवोकेशन नहीं रहेगी, ये रेवोकेशन इनवैलिड है, वॉइड है। फिर वो प्रॉपर्टी बी के पास या उसी के आगे जो भी लीगल हेयर्स बकाया है, जो भी सिचुएशन है, उसके इनहेरिटेंस के मुताबिक ही डिवाइड होगी। नेक्स्ट सेक्शन जी जो हमारे पास है दैट इज ऑनरस गिफ्ट। ऑनरस गिफ्ट अंडर सेक्शन 127। पहले इसको पढ़ते हैं, सेक्शन को फिर समझते हैं। ऑनरस गिफ्ट कहते हैं जी वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल ट्रांसफर टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स of which one is and others are not burdened by an obligation. The donee can take nothing by the gift unless he accepts it fully. Where a gift is in the form of two or more separate and independent transfers to the same person of several things, the donee is at liberty to accept one of them and refuse the others, although the former may be beneficial and the later onerous. Onerous gift किस गिफ्ट को कहते हैं? Onerous gift ऐसे गिफ्ट को कहते हैं कि जिसके अंदर एक शख्स ने बीइंग डोनर किसी दूसरे शख्स को जो कि डोनी है डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक ही गिफ्ट के अंदर गिफ्ट की और उनमें से एक, दो, तीन के ऊपर उस डोनी को फायदा आ सकता था
और किसी 1, 2, 3 के ऊपर उसको नुकसान पहुंच सकता था। अब दोनों के लिए क्या चीज जरूरी है कि या तो वो उस पूरे के पूरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा या उस पूरे के पूरे गिफ्ट को रिजेक्ट करेगा। वो ऐसे नहीं कर सकता कि बेनिफिशियल गिफ्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर ले और ऑनरस या जिसके ऊपर लायबिलिटीज है उस गिफ्ट को रिजेक्ट कर दे। एग्जांपल रखते हैं, ए ने बी को एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर 3 कंपनीज के शेयर गिफ्ट में दिए। इसमें से एक कंपनी थी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये बेनिफिट में थे शेयर्स। दूसरी कंपनी थी एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड, ये भी बेनिफिट में थे। और तीसरी कंपनी थी एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक जो भी, ये लॉस में थे। अब चूंकि ये गिफ्ट किया गया इन वन सिंगल ट्रांजैक्शन, बी बीइंग दोनों ऐसे नहीं कर सकता कि वो पिक एंड चूज करे, या वो बीइंग दोनों ये गए कि मैं एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और एक्सवाईजी कंपनी के तो शेयर्स लेने को गिफ्ट में तैयार हूं क्योंकि बेनिफिट में है, लेकिन जिस कंपनी के शेयर्स लॉस में है, जिस पे लायबिलिटी कल को मेरे ऊपर आ सकती है, मैं वो गिफ्ट लेने को तैयार नहीं हूं। बी के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, या तो उस गिफ्ट को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर ले विद लॉस या विद लायबिलिटी, या उस गिफ्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दे विद बेनिफिट। यानी या तो लॉस को, लायबिलिटी को भी एक्सेप्ट करे या बेनिफिट को भी अपने हाथ से जाने दे। इसी के अंदर जो दूसरा पैराग्राफ मैंने पढ़ा था उसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। वो सिचुएशन क्या है, उसमें दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की बात होती है। जैसे 3 कंपनीज के शेयर हैं, यही एग्जांपल रखते हैं। इसमें ये जो गिफ्ट था ये एक ट्रांजैक्शन में ए ने बी को किया, एक गिफ्ट डीड में, और ये जो गिफ्ट था ये सेपरेट गिफ्ट डीड के थ्रू किया। तो अब बी के पास ऑप्शन मौजूद है, अब वो चाहे तो ये जो सेपरेट गिफ्ट डीड है इसको रिजेक्ट कर दे, इसको एक्सेप्ट ना करे, और जिसके अंदर बेनिफिट था वो सेपरेट गिफ्ट डीड है तो उसको अलग से एक्सेप्ट कर ले। अब उसके ऊपर कोई रोक रुकावट नहीं है। तो इसमें आपने जो 2 हेडिंग्स बात समझ आने के बाद वो हेडिंग्स जो 2 बनानी है ऑनरस गिफ्ट के अंदर, दोज विल बी, मैं लिख देता हूं, ऑनरस गिफ्ट इन वन ट्रांजैक्शन एंड ऑनरस गिफ्ट इन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। वन ट्रांजैक्शन वही प्रिंसिपल है, या तो सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा या सारे गिफ्ट को रिजेक्ट करेगा। बेनिफिट लायबिलिटी इकट्ठी एक्सेप्ट करे या इकट्ठी रिजेक्ट करे। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस जब होंगी तो फिर पिक एंड चूज कर सकता है, चाहे तो उस सेपरेट और इंडिपेंडेंट ट्रांसफर जहां पे है तो जहां पे लॉस है उसको छोड़ दे, जहां पे बेनिफिट है उसको एक्सेप्ट कर ले। मजीद एक्सप्लेनेशन है जी ऑनरस गिफ्ट की। ऑनरस गिफ्ट to disqualified person. A donee not competent to contract and accepting property burdened by any obligation is not bound by his acceptance. But if after becoming competent to contract and being aware of the obligation he retains the property given, he becomes so bound. और तीसरी इसके अंदर चीज है onerous gift to disqualified person। ये सेक्शन 127 के अंदर कि अब अगर कोई ऑनरस गिफ्ट किया, लायबिलिटी और बेनिफिट के साथ वाला गिफ्ट किया किसी ऐसे शख्स को who is a disqualified person। Now firstly, who is disqualified person? Any person who is not competent to contract is a disqualified person। वो कौन लोग हैं? Those are minors, insane and disqualified by law, insolvent वगैरह।
तो अब अगर कोई भी ऑनरस गिफ्ट किया किसी भी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट या डिस्क्वालिफाइड पर्सन के नाम पे किया गया, तो इस सूरत के अंदर वो डिस्क्वालिफाइड बंदा या पर्सन उस गिफ्ट के लिए पाबंद नहीं होगा जब तक कि वो अपनी कॉम्पिटेंसी या क्वालिफिकेशन अटेन नहीं कर सकता। और अगर क्वालिफिकेशन या कॉम्पिटेंसी अटेन करने के बाद भी वो उस प्रॉपर्टी को, गिफ्टेड प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, तो फिर वो उसके लिए लायबल हो सकता है। जैसे ए ने एक प्रॉपर्टी गिफ्ट की बी को, उस प्रॉपर्टी पे कोई लायबिलिटी थी और बी जो था उस टाइम उसकी उम्र थी 15 साल। आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, जब ये 18 साल का हो गया, उसके बाद भी बी ने उस प्रॉपर्टी को अपने इस्तेमाल में रखा, तो अब उसकी लायबिलिटीज के लिए बी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इससे पहले उस प्रॉपर्टी की लायबिलिटीज के लिए बी रिस्पॉन्सिबल नहीं था या नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, इसी टॉपिक के अंदर जो हमारा लास्ट सेक्शन है जी, दैट इज सेक्शन 128। इस साइड में लिखूंगा मैं, दैट इज यूनिवर्सल डोनी अंडर सेक्शन 128. Now who is universal doni ji? Universal doni 128 में एक्सप्लेन किया गया है, subject to the provisions of section 127, where a gift consists of the donor's whole property. The donee is personally liable for all the debts due and by liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of the property comprised therein. अब अगर एक प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया किसी शख्स के नाम पे, और जो डोनर है उसने अपनी कंप्लीट प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी डोनी के नाम पे, यानी जो भी उसके पास अपने कुल असासाजात मौजूद थे वो सारे के सारे डोनर ने डोनी को गिफ्ट कर दिए, तो तमाम तर बेनिफिट्स के साथ, जो बेनिफिट्स डोनर से डोनी की तरफ जा रहे हैं, उसके साथ साथ तमाम तर लायबिलिटीज जो डोनर की थी वो भी उस प्रॉपर्टी के हवाले से किसकी तरफ चली जाएंगी? डोनी की तरफ चली जाएंगी। वो कहते हैं ना कि where a gift consists of the donor's whole property, the donee is personally liable for all the debts due by and liabilities of the donor at the time of the gift to the extent of property. जितनी भी लायबिलिटीज उस प्रॉपर्टी के हवाले से हैं, अब जब एक शख्स ने किसी को यूनिवर्सल डोनी बना दिया, ऐसा डोनी बना दिया कि जिसको किसी दूसरे ने अपना सब कुछ गिफ्ट कर दिया, तो फिर उसके बाद उसकी तमाम तर लायबिलिटीज उस प्रॉपर्टी के हवाले से डोनी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी, और डोनी उन तमाम तर लायबिलिटीज के लिए लायबल कंसिडर होगा पर्सनली, लेकिन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी। जो पर्सनल लायबिलिटीज थी डोनर की, उसके लिए डोनी लायबल नहीं है। प्रॉपर्टी की हद तक जो लायबिलिटीज, डेट्स वगैरह थे, सिर्फ उनकी हद तक वो लायबल होगा। ओके जी, दिस वाज आवर टॉपिक जी, गिफ्ट का। इसका एक रिकैप लेते हैं कि गिफ्ट के अंदर हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी है। गिफ्ट के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा जी आज कि गिफ्ट अंडर सेक्शन 122 है क्या, जिसमें हमने गिफ्ट की डेफिनेशन पढ़ी, जिसमें हमने उसके असेंशंस को एक्सट्रैक्ट किया, और हमने कहा कि गिफ्ट किसी भी प्रॉपर्टी को जब कोई शख्स विदाउट कंसिडरेशन ट्रांसफर करता है, चाहे वो प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी है, चाहे वो प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी सर्टेन भी है और एग्जिस्ट भी कर रही है, जो शख्स दूसरे को दे रहा है उसको डोनर कहते हैं, और जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है उसको डोनी कहते हैं, और डोनी उसको एक्सेप्ट भी करता है, चाहे खुद करे चाहे डोनी के बिहाफ पे कोई बंदा उसको एक्सेप्ट करे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, दिस कॉन्ट्रैक्ट और ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड गिफ्ट। उसके बाद हमने कहा कि गिफ्ट जो है
अंडर सेक्शन 123 हाउ इट इज इफेक्टेड, कैसे कंप्लीट होगा। तो गिफ्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है तो वो कंप्लीट होगा, एग्जीक्यूट होगा थ्रू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से है तो उसके लिए रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना मैंडेटरी नहीं है, तो सिर्फ डिलीवरी ऑफ पोजेशन से भी पूरा हो सकता है। नेक्स्ट हमने सेक्शन 124 में कहा जी कि अगर कोई शख्स किसी को एग्जिस्टिंग और फ्यूचर प्रॉपर्टी दोनों गिफ्ट करे तो फ्यूचर प्रॉपर्टी की हद तक वो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी की हद तक वो गिफ्ट वैलिड गिफ्ट कंसीडर किया जाएगा या वैलिड गिफ्ट कंसीडर होगा। नेक्स्ट सेक्शन 125 हमने किया, उसमें हमने कहा गिफ्ट टू सेवरल ऑफ whom one does not accept, जहां पे किसी शख्स ने एक से ज्यादा लोगों को गिफ्ट किया जिसमें से किसी एक ने एक्सेप्ट नहीं किया तो बाकियों ने एक्सेप्ट किया, तो जिसने एक्सेप्ट नहीं किया उसकी हद तक वो गिफ्ट वाइड कंसीडर होगा और बाकियों की हद तक वो गिफ्ट वैलिड कंसीडर होगा। सेक्शन 126 वाज अबाउट सस्पेंशन एंड रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट, कि क्या किसी गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है। तो हमने इसमें ये बात पढ़ी कि गिफ्ट को सस्पेंड या रिवोक किया जा सकता है अगर डोनर और डोनी दोनों उसकी रेवोकेशन या सस्पेंशन के हवाले से अपनी कंसेंट दें, और अगर वो किसी ऐसे इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो, किसी ऐसे वाक़े पे डिपेंड कर रहा हो जो वाक़या उन दोनों के कंट्रोल से बाहर हो, तो ही वो रिवोक हो सकता है। अगर कोई भी गिफ्ट की सस्पेंशन या रिवोकेशन सिर्फ और सिर्फ डोनर की विल के ऊपर होगी तो उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमने सेक्शन 127 पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा ऑनरस गिफ्ट के हवाले से। ऑनरस गिफ्ट में हमने कहा कि अगर कोई शख्स किसी को गिफ्ट कर रहा है जिसमें कुछ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज और कुछ लायबिलिटी वाली प्रॉपर्टीज है, तो फिर या तो वो उस गिफ्ट को कंप्लीटली एक्सेप्ट करेगा या कंप्लीटली रिजेक्ट करेगा, पिक एंड चूज अलाउ नहीं होगी। लेकिन हमने साथ ये बात कही कि पिक एंड चूज अलाउ होगी अगर ट्रांसफर दो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के जरिए से हो रही हो, तो फिर उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है डोनी के पास कि चाहे तो वो फिर एक्सेप्ट करे फायदे वाली चीज को, नुकसान वाली चीज को रिजेक्ट कर दे, ना एक्सेप्ट करे, उसके पास फिर ये ऑप्शन होगा। इसी में हमने एक चीज और कही कि डिसक्वालिफाइड पर्सन के नाम पे अगर ऑनरस गिफ्ट है, लायबिलिटी वाला गिफ्ट है, तो फिर डिसक्वालिफाइड पर्सन जब तक डिसक्वालिफाइड है, इनकम्पिटेंट है इन द आई ऑफ लॉ, तब तक उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है उसके हवाले से, और जब वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा, क्वालिफाइड हो जाएगा और फिर भी उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखता है, तो फिर उसके ऊपर लायबिलिटी अक्रू हो सकती है। लास्ट चीज हमने इसमें पढ़ी यूनिवर्सल डोनी अंडर सेक्शन 122, और यूनिवर्सल डोनी के हवाले से हमने कहा कि यूनिवर्सल डोनी वो बंदा है कि जिसको कोई भी शख्स बीइंग डोनर अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी उठा के डोनेट कर देता है, और बीइंग डोनर वो जब अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसको देगा तो फिर उसके साथ उन प्रॉपर्टीज के ऊपर जितनी लायबिलिटीज हैं वो भी सारी की सारी उस डोनी की तरफ चली जाएंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज की हद तक लायबिलिटीज आएंगी, उससे अलावा किसी चीज के लिए भी डोनी लायबल, पर्सनल जो लायबिलिटीज हैं डोनर उनके लिए डोनी लायबल नहीं होगा। सो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ गिफ्ट। एक चीज हर लेक्चर के एंड में हम कहते हैं कि आप ये टॉपिक इसको विजिट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके सिटी लॉ कॉलेज की, वहाँ पे इस टॉपिक को विजिट कीजिए, अपने ईयर के हिसाब से, सब्जेक्ट के लिहाज से इसको ओपन कीजिए, इस लेक्चर को सुनिए, और इसके अंदर जो भी आपकी क्यूरीज हैं, देखिए लॉ हमेशा इसकी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग होती है लॉ की थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। कभी भी बीइंग अ लॉयर अगर आपके जहन में सवालात अप्रूव नहीं होते देन यू आर नॉट अ गुड लॉयर या यू विल नॉट बी अ गुड लॉयर। तो जहन में जो सवालात अप्रूव होते हैं, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम उन क्यूरीज को कम्युनिकेट करें, वो क्यूरीज कम्युनिकेट करें, वो क्यूरीज पहुंचाएं मेरे तक। मुझे जैसे ही वो क्यूरीज मिलेंगी मैं ट्यूटोरियल उसके ऊपर लेक्चर देके वो सारी क्यूरीज क्लियर करूंगा। सिचुएशन आजकल ऐसी है, हमारे दरमियान वो कम्युनिकेशन लेवल वो कर्टेल हुआ है ड्यू टू कोविड-19, तो इस सिचुएशन के अंदर बेस्ट फिजिबल तरीका यही है कि आप अपनी क्यूरीज वो जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके जरिए से हमें पहुंचाएं ताकि उनके आंसर्स आपको प्रॉपर्ली किए जा सकें। थैंक यू वेरी मच।